नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार करंट की नई क्लास लेकर। दोस्तों, आज से हम एक नया प्रयास करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन करंट के देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को इस मोटिवेशन कोटेशन के साथ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहो, सूरज की तरह जलना सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह तपिश भी आप ही को झेलनी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में तेल और गैस भंडारण के आधार पर विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। यानी हाल ही में आंकड़े जारी हुए हैं तेल और गैस भंडारण के, यानी कौन से देश के पास कितना भंडार है तेल का, उत्पादन के नहीं, भंडारण के, गैस और तेल भंडारण के। तो गैस और तेल भंडारण में जो सबसे ऊपर है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो भंडारण में, गैस और तेल दोनों भंडारण में नंबर 1 है। इसके बाद नंबर आता है सऊदी अरब का, तीसरे नंबर पर ईरान और फिर रूस। ये गैस भंडारण और तेल भंडारण, मतलब जहां पर जमीन के अंदर सबसे ज़्यादा तेल और गैस उपस्थित है। निकाल रहे हैं ऐसा नहीं, उत्पादन हो रहा है उसमें नहीं, लेकिन जो भंडार अपने पास रखता है। वेनेजुएला सबसे अधिक भंडार रखता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भंडार तो है, फिर उत्पादन क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके ऊपर अमेरिका के बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, इसलिए तेल और गैस का उत्पादन नहीं कर पाता। वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकस, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। यहाँ पर एक माराकाइबो झील है, माराकाइबो झील, ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील माराकाइबो, और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील, साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगर हम वेनेजुएला की और बात करें तो वेनेजुएला, ये देखिए, इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो ये ब्राज़ील, एक तरफ इसके कोलंबिया है और एक तरफ इसके सूरीनाम। तो यहाँ पर ब्राज़ील है, यहाँ पर माराकाइबो लेक, एक यहाँ पर एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो चूरन नदी पर है। चूरन नदी ये करोरी नदी की सहायक नदी है। तो हाल ही में वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध कच्चे तेल के भंडार हैं जो 300 अरब बैरल से अधिक आंका गया है। मतलब जो इसके भंडार हैं उनके आंका गया है 300 अरब बैरल से भी अधिक है। ये भंडार मुख्य रूप से अरीनाको बेल्ट में स्थित हैं जहां भारी कच्चा तेल पाया जाता है। हालांकि संसाधनों की प्रचुरता, लेकिन आर्थिक अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और जर्जर हो चुकी अवसंरचना के कारण तेल का निष्कासन, यानी ये सब होने के कारण ये तेल का उत्पादन नहीं कर पाता। प्राकृतिक गैस में भी वेनेजुएला के पास लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा भंडारों में से एक है, परंतु विकास की गति, यानी कहने का मतलब ये है पैसा ना होने के कारण और अमेरिकी सैंक्शन होने के कारण ये तेल का उत्पादन नहीं कर पाता। लेकिन इसके पास जो भौगोलिक स्थिति है, इसकी ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने के तितली परिवार में नया सदस्य
यूथिलिया, कौन? यूथिलिया मलकाना, यूथिलिया मलकाना किस राज्य के लेपराडा जिले में पुष्टि की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले में ये तितली की खोज हुई है। ये तितली यूथिलिया मलकाना मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी कहाँ पे? पूर्वी नहीं, उत्तरी थाईलैंड, मलयद्वीप और सुंडा द्वीपों में मुख्यतः ये तितली पाई जाती है। अभी ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी पाई गई है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, इसके सीएम पेमा खांडू, और यहाँ के नेशनल पार्क मॉलिंग, यहाँ के नेशनल पार्क मॉलिंग है और नामदफा और मॉलिंग यहाँ के नेशनल पार्क हैं। तो ये तितली जो एथोलिया एडोनिया ऊपर जाति की मानी जाती है। तितली आमतौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, जो उत्तरी थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप, सुंडा द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत में इसकी उपस्थिति पहले अनिश्चित थी, जिसे अब इस खोज ने प्रमाणित कर दिया है। मतलब भारत में पहले ऐसा जाना जाता था कि तितली पाई जाती है या नहीं पाई जाती, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन इस तितली के पाए जाने के बाद ये कंफर्मेशन हो गया है। ये हमारा दक्षिण उत्तर पूर्वी राज्य, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और नीचे मिजोरम। ये चारों राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। म्यांमार से सीमा जोड़ने वाले 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों राज्य, अरुणाचल प्रदेश जिसकी स्थापना 1987 में और मिजोरम की स्थापना भी 1987 में हुई। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड 1963 और मणिपुर प्लस त्रिपुरा प्लस मेघालय, ये 21 जनवरी 1972 को राज्य बने। ये 20 फरवरी 1987 को राज्य बने। तो ये हमारे हो गया उत्तर पूर्वी राज्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ये रेलवे स्टेशन 18 राज्यों के 86 जिलों के में स्थित हैं। मतलब 18 राज्यों के 86 जिलों में 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। ये योजना अमृत भारत स्टेशन योजना है। इस योजना की शुरुआत रेलवे द्वारा की गई थी, जिसमें 1300 स्टेशनों का पुनर्उद्धार किया जाएगा। कितने स्टेशनों का? 1300 स्टेशनों का पुनर्उद्धार
किया जाएगा। यानी 1300 स्टेशनों, पूरे देश में 1300 स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ये है हमारी अमृत भारत स्टेशन योजना। अभी इसी योजना के तहत पीएम मोदी ने 103 रेलवे स्टेशनों को हरी झंडी दी है, यानी उनका उद्घाटन किया है। इसके लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ठीक है। तो 1100 करोड़ रुपए में 103 स्टेशनों का जीवनोद्धार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई यानी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों के 86 जिलों में स्थित 103 पुनर्विकसित यानी दोबारा विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। यह परियोजना 1100 करोड़ से अधिक की लागत से पूरी की जाएगी। यह रेलवे बुनियादी ढांचे आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य देखें, रेलवे स्टेशनों की विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना या ढांचे के साथ अत्याधुनिकीकरण। दूसरा, यात्रियों के लिए सुविधा में सुधार, विशेष रूप से जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए। क्षेत्रीय स्थापत्य शैली संस्कृति विरासत को संरक्षित करने और प्रदर्शित करना, सतत विकास और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करना, यात्रा की सुरक्षा, सुविधा और कनेक्टिविटी को बढ़ाना। तो ये सब कामों के लिए ये योजना शुरू की गई। अभी इसमें पहले चरण में 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, बाकी सारे में 1300 स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में बानो मुश्ताक ने किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ये बानो मुश्ताक एक कन्नड़ लेखिका है। कौन है? कन्नड़ लेखिका बानो मुश्ताक। इनको हाल ही में हार्ट लैम्प, एक इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प, इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? हार्ट लैम्प एक पुस्तक है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत 2005 में की गई। इसे मैन बुकर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। मैन बुकर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मैन बुकर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाने वाला अवार्ड हो गया। अभी किसी को मिला है तो बानो मुश्ताक को मिला है। किसके लिए मिला है? तो हार्ट लैम्प इनकी एक पुस्तक है, उसके लिए मिला है। ये हार्ट लैम्प जो पुस्तक है ये 12 लघु कहानियों का संग्रह है, जो 1990 से और 2020 तक के बीच की कहानियां हैं। इनके लिए इसे हार्ट लैम्प के लिए पुरस्कार मिले गए। और जो ये मैन बुकर पुरस्कार है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। ये अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास या यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यासों को दिया जाता है।
यानी या तो अंग्रेजी में अनुवादित हो या यूके और ब्रिटेन में वो प्रकाशित किया गया हो, उन्हीं को ये दिया जाता है। ठीक है, तो 1990 से 2023 के बीच ये कहानियाँ जितनी थी उनको दिया गया है। अगर बात करें 2024 की, अगर हम बात करें 2024 की, 2024 यानी पिछले साल, ये कैरोस उपन्यास, एक कैरोस उपन्यास के लिए किसे दी मिला था? तो ये कैरोस उपन्यास के लिए जेनी अर्पनबेक को दिया गया। जेनी अर्पनबेक को दिया गया। इसके अनुवादकर्ता, यानी इसके अनुवादकर्ता जो थे वो थे हमारे माइकल हाफमैन। माइकल हाफमैन ने इसे अनुवादित किया था। ठीक है, तो ये हार्ट लैम्प की बात करें तो हार्ट लैम्प ये 12 लघु कहानियां, जैसे मैंने आपको बताया, का संग्रह जो 1990 से 23 के बीच लिखी गई हैं, अंग्रेजी में अनुवादित। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो ये नाम आप याद रखना, दीपक भट्टी द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित है। कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं की कठिनाइयों, संघर्ष और साहस पर केंद्रित है। यानी मुस्लिम समाज में महिलाओं की क्या कठिनाइयाँ रही 1990 से 23 के बीच, उनके साहस पर आधारित है। बानू मुश्ताक ये कर्नाटक की पली बड़ी उर्दू और कन्नड़ दोनों भाषाओं में पढ़ाई की है। मतलब बानू मुश्ताक हमारे यहाँ कर्नाटक की रहने वाली हैं और इन्होंने कर्नाटक की कन्नड़ भाषा और उर्दू भाषा दोनों में पढ़ा है। 26 वर्ष की उम्र में शादी हुई, घरेलू संघर्ष और पूर्व पत्रकार थी और बाद में वकील बनी। विषय धर्म कट्टरता और पितृसत्ता को चुनौती देती है। यानी मुस्लिम धर्म में क्या धार्मिक कट्टरता रही उनके बारे में 1990 से 23 के बीच में इन्होंने लिखा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर में न्यायमूर्ति कैम्पैया सोमशेखर को अभी सीजे, मणिपुर का सीजे नियुक्त किया गया है। यानी चीफ जस्टिस, मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अब इनको हाई कोर्ट के सीजे की नियुक्ति, इसका प्रावधान हमारे यहाँ आर्टिकल 217 में है। आर्टिकल 217 हमें ये बताता है किसी भी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी। तो ये कहता है कि सीजीआई प्लस कॉलेजियम प्लस राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन अनुच्छेद 217 के तहत कॉलेजियम सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस समय? 52वें चीफ जस्टिस, 52वें सीजीआई बी आर गवई हमारे यहाँ पर 52वें चीफ जस्टिस हैं। और जो ये हमारे न्यायमूर्ति कैम्पैया सोम प्रकाश हैं, ये जस्टिस डी कृष्णा के स्थान पर ये मणिपुर हाई कोर्ट के सीजे नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, ये तो हुई बात सब। अब तो ये हैं हमारे कैम्पैया जी, आप देख सकते हैं।
बाकी 2020-2025 को न्यायमूर्ति सोमशेखर मणिपुर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ये 1990 में मैसूर और चामराजनगर दीवानी और फौजदारी मामलों की वकालत की शुरुआत की। 88 में फिर जुलाई 2016 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति हुई। 2018 से स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। अगर हम बात करें हमारे हाई कोर्ट की संख्या, हमारे देश में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 हाई कोर्ट है और नवीनतम अमरावती आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हमारा नवीनतम हाई कोर्ट है। तो ये सारी बातें हुई हमारी हाई कोर्ट के बारे में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत 2050 तक किस फसल के उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनने की ओर अग्रसर है? यानी किस चीज में भारत 2050 तक शीर्ष उत्पादक बन जाएगा? तो वो होगा, हमारे यहाँ सब चीज में आलू डलता है, तो आलू के उत्पादन में 2050 तक हम शीर्ष उत्पादक बन जाएंगे। अगर आलू की बात करें तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है। आलू भारत में कौन लेके आया? तो पुर्तगाली आलू भारत में लेकर आए, यानी पुर्तगालियों की देन भारत में आलू की थी। आप पुर्तगालियों ने और क्या दिया? गौथिक स्थापत्य कला भी पुर्तगालियों की देन थी। पुर्तगालियों ने और हमें तंबाकू की लत भी किसने लगाई? पुर्तगालियों ने। और प्रिंटिंग प्रेस भी 1556 में पुर्तगालियों द्वारा दी गई। जो गोवा में हम देखते हैं वो किससे बने हुए हैं? घर गौथिक की स्थापत्य कला से। जैसे गोवा में हम घर को निर्माण देखते हैं वो गौथिक की स्थापत्य कला है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में साइबर अपराध से निपटने के लिए किस विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक लॉन्च किया है? तो दूरसंचार विभाग ने, दूरसंचार यानी टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने धोखाधड़ी, मतलब जिस आजकल उन नंबरों से ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है जो यूपीआई में रजिस्टर हैं या जिनसे पैसों का आदान प्रदान होता है, तो उस धोखाधड़ी को रोकने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक लॉन्च किया है। किसने? दूरसंचार विभाग ने। हमारे दूरसंचार विभाग के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे मंत्री हैं इसके, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे इसके मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी क्या किया है? दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध से निपटने के लिए वित्तीय लेन देन खासकर यूपीआई से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों के वृद्धि के बाद ये फैसला लिया गया। अगर हम दूरसंचार विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसके मंत्री कौन हो गए अभी? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो जो यूपीआई से नंबर जुड़े हुए हैं उनमें धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए हमने इसका उद्घाटन किया है। यानी दूरसंचार विभाग ने 21 मई 2025 को एफआईआर टूल और औपचारिक रूप से वित्तीय संस्थाओं के लिए लॉन्चिंग किया है। यह कदम डिजिटल लेन देन, यानी जो मैंने बताया यूपीआई लेन देन, खासकर यूपीआई से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों की वृद्धि के बाद उठाया गया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में फ्रॉड की पहचान और रोकथाम सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये बाकी एफआईआर के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? तो भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की 78वीं विश्व स्तरीय सभा में ये पुष्टि की है। तो ये कहाँ पे हो रही थी? 78वीं सभा, जिसका आयोजन जनेवा में हो रहा था। आयोजन इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हो रहा था। तो वहाँ पर भारत ने ये बात कही। तो भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, भारत की ओर से इसमें भारत की है प्रतिनिधित्व, भारतीय प्रतिनिधि केंद्रीय सचिव सलीला श्रीवास्तव ने इसमें भाग लिया और भारत की बात रखी। तो भारत ने यहाँ वैश्विक मंच पर स्वास्थ्य प्रतिबद्धता की पुष्टि की और भारत ने बताया कैसे भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। वहाँ पर उन्होंने भारत की योजनाओं को भी गिनवाया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना का भी वहाँ पर जिक्र किया गया। अगर बात करें WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, इसका मुख्यालय जनेवा में है, जनेवा स्विट्जरलैंड। और WHO के हेड जो वर्तमान हैं इसके, वो टेड्रोस एडेनॉन इसके हेड है। तो ये जानकारी हुई WHO के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए, सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव पुष्पे सलीला श्रीवास्तव ने ये मुख्य आयुष्मान भारत मातृ शिशु स्वास्थ्य में भारत में अभी बहुत वृद्धि की है। ये पहले हमारी 103 पर लाख थी, अब ये 97 हो चुकी है, यानी भारत ने भी इसमें काफ़ी अच्छा सुधार किया है। संक्रामक रोगों को समर्पित जैसे प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में समानता और प्राथमिकता को बताया। मतलब भारत ने क्या क्या काम किए वो उन्होंने वहाँ पर बताया। रोग उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता, कि भारत की रोगों को ख़त्म करने की दिशा में क्या प्रतिबद्धता है, इसके बारे में भी वहाँ पर बताया गया। भारत ने ट्रैकोमा मुक्त प्रमाणित किया गया है, यानी भारत ने ट्रैकोमा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। निम्नलिखित रोगों में उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास जारी है, जैसे क्षय रोग, टीबी, कुष्ठ रोग का, लसीका, फलेरिया, खसरा और रुबेला। तो इन सब के लिए प्रयास जारी है। और भारत का टीबी मुक्त जो लक्ष्य है 2026 तक है। ठीक है, तो बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम है प्रकृति, प्रकृति के साथ सामंजस्य। और तो थीम होगी इसकी प्रकृति के साथ और सतत विकास। तो ये इसकी थीम हो गई। ठीक है, जैव विविधता। अगर हम जैव विविधता की बात करें तो पहली बार 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? 1992 में रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में पहली बार जैव विविधता के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पर पहली बार
जैव विविधता पर हस्ताक्षर किए गए। तो जैव विविधता पर पहली बार कहाँ हस्ताक्षर किए गए? पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो रियो डी जेनेरियो में हुआ। रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में हुआ। तो वहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किए गए। तो कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें मई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो 1 मई विश्व मजदूर, 1 मई को होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को हमारा प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 3 मई को। प्रेस स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना अभी मैंने बताया पुर्तगालियों ने 1556 में की थी। उसके बाद अगर बात करें प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता कौन कहलाता है? तो मेटकाफ, लॉर्ड मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। 8 मई रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। 11 मई प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग मनाते हैं। उसके बाद प्रौद्योगिकी दिवस के बाद हम 17 को दूरसंचार, 17 मई हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस। दूरसंचार दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो ये आपके मई के महत्वपूर्ण दिवस हो गए हैं। ठीक है। इस बार जैव विविधता की थीम क्या बताई हमने? जैव विविधता की थीम प्रकृति के साथ समाज और सतत विकास, यानी प्रकृति के साथ समाज और विकास भी सतत होना चाहिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, यानी प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बैठाना चाहिए और सतत विकास होना चाहिए। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नया OCI पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने OCI यानी इंडियन, मतलब भारत के रहने वाले जो विदेशी हैं उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री और भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह और हमारे गृह मंत्री भी अमित शाह हैं। उन्होंने OCI पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये OCI पोर्टल 2013 में विकसित किया गया था और इसमें अपडेट करके OCI पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी ये OCI जो पोर्टल है, OCI पोर्टल 2013 में विकसित किया गया। में विकसित
किया गया। अब इसमें अपडेट के बाद इसे लॉन्च किया गया, यानी अब इसका अपडेशन के बाद इसको लॉन्च किया गया है। अगर बात करें हम OCI की, यानी ओवरसीज इंडियन, भारतीय जो बाहर रहते हैं, इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 2005 में। 2005 में OCI जोड़ा गया। OCI में इसके लिए हमारे यहाँ नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। इसे जोड़ने के लिए हमारे यहाँ नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। भारतीय OCI क्या होता है? भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो विदेश की नागरिकता ले सकते हैं, यानी भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता ले चुके हैं। OCI कार्ड मिलता किसके हुआ है? 26 जनवरी 1950, ये डेट याद रखना, 26 जनवरी 1950 को जिनके माता पिता या दादा दादी, माता पिता या दादा दादी भारतीय हों, उनको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन किसे नहीं मिल सकता? जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो, यानी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से होगा उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया OCI। ये हमारे अमित शाह हैं, रिमोट लिए हुए हैं, खट से एकदम दबा देंगे और लॉन्च। अभी सहकारिता डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं, जितने सीधे हैं उतने दिखते नहीं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने। अभी बांग्लादेशियों को निकालने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब मोदी जी पूरा ध्यान भारत की पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान पर लगाए हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो ये अपने मोटा भाई देश में पूरा काम चालू किए हुए थे, यानी सबको इकट्ठा करके बाहर निकाल रहे थे। अभी इन्होंने सभी राज्यों को और यूटी को निर्देश जारी किए हैं कि 30 दिन के अंदर जितने भी अवैध प्रवासी हैं उनको ढूंढिए, जांचिए और उनके देश छोड़ के आइए 30 दिन में, और हर 15 महीने की 15 तारीख को रिपोर्ट देनी होगी। तो इनका काम बराबर जारी है। ठीक, तो ये था हमारा आज का करंट। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई आपके सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।